ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट थर्ड में हम पढ़ रहे थे यूनिट 5 हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस, कठोर तथा मृदु, अम्ल व अक्षार। इसके अंदर हमने पीछे की 3 क्लास पढ़ ली थी। उन क्लासों के अंदर हमने सहज जीवन पढ़ा था सिम्बायोसिस लास्ट क्लास में, और उसके साथ साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट और हार्ड एसिड और बेस का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आज का अपना टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, यानी कठोरता तथा मृदुता के लिए जो सिद्धांत दिए गए थे। 2-3 सिद्धांत दिए गए थे जो कि ये बताते हैं कि कौन सा अम्ल कठोर होगा, कौन सा सॉफ्ट होगा, कौन सा लिगेंड है वो कठोर होगा यानी क्षार कठोर होगा, कौन सा है वो मृदु होगा। तो इसमें आता है कि विभिन्न अम्लों तथा अक्षारों की कठोरता व मृदुता को बताने के लिए 2-3 सिद्धांत दिए गए, या फिर आप पढ़ लो यहाँ पे कि निम्नलिखित 3 सिद्धांत है वो दिए गए थे। तो अम्लों व क्षारों की कठोरता व मृदुता को बताने के लिए निम्नलिखित 3 सिद्धांत दिए गए या थ्योरीज दी गई। उसमें से जो फर्स्ट थ्योरी है वो रहेगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। फर्स्ट क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ठीक है। सेकेंड थ्योरी का नाम रहेगा आपके पाई बॉन्डिंग थ्योरी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। और जो थर्ड थ्योरी है वो रहेगी आपके पिटजर थ्योरी, पिटजर थ्योरी। ये 3 सिद्धांत दिए गए थे जो कि विभिन्न अम्ल और अक्षारों की कठोरता तथा मृदुता को यानी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को बताने के लिए निम्न 3 सिद्धांत हैं वो दिए गए थे। अब इन तीनों को हमें अलग अलग से पढ़ना है। इन तीनों में से ये 2 सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन ये दोनों सिद्धांत है वो पूछे जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें से इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये रहेगा पिटजर सिद्धांत और ये रहेगा पाई बंधन का सिद्धांत। तो फर्स्ट लिखें इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट रहेगी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब इसके अंदर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या बताया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो थी उसमें ये बताया गया कि जो हार्ड इंटरेक्शन होती है, हार्ड इंटरेक्शन होती है उसमें हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। ये बताया ना हमने कि एसिड और बेस ये दोनों आपस में जुड़ के जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे AB, यानी लुईस एसिड ए और लुईस बेस बी आपस में इंटरेक्शन करके या क्रिया करके जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं AB, इस कॉम्प्लेक्स AB में वो A और B के बीच के जो बॉन्ड बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी उसे बताने के लिए सिद्धांत दिया गया था कि हार्ड इंटरेक्शन में इस सिद्धांत के द्वारा यह बताया जाता है या इस सिद्धांत के अनुसार हार्ड इंटरेक्शन में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये आयनिक बॉन्ड कहाँ पे बनता है? ए और बी के बीच में, यहाँ कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा रहेगा? आयनिक रहेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनता है। अब हार्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एसिड लिया गया था वो भी हार्ड रहेगा और यहाँ पे जो बेस लेंगे दोनों ही क्या रहेंगे? हार्ड रहेंगे। और यदि सॉफ्ट इंटरेक्शन होती है तो उस प्रोसेस में बनने वाला जो बॉन्ड है वो कैसा रहेगा? कोवलेंट बॉन्ड है वो बनेगा। लेकिन यदि ये बोला जाए कि एक हार्ड हो एक सॉफ्ट हो तब क्या बनेगा? तो उसके लिए तो पीछे बता दिया है कि यदि एसिड और बेस जो आपस में क्रिया कर रहे हैं उनमें से एक हार्ड हो और एक सॉफ्ट है तो जो इन दोनों की क्रिया से कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। तो उसको तो हम पढ़ ही नहीं रहे, केवल जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को पढ़ेंगे। अब स्टेबल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? 2 कंडीशन में बनता है, तो दोनों ही क्या हो? हार्ड हो, कठोर अम्ल हो, कठोर अक्षार हो तब ये स्थायी बनेगा, या मृदु अम्ल हो, मृदु अक्षार हो तब ये कॉम्प्लेक्स से स्थायी बनेगा। तो उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया जाएगा कि कठोर अंतर क्रिया में आयनिक बंध बनता है यहाँ पे, तथा मृदु अंतर क्रिया में सहसंयोजक बंध बनता है यहाँ पे। यानी ए और बी अम्ल तथा क्षार दोनों ही सॉफ्ट हो, दोनों ही मृदु हो तो इनके बीच बनने वाला बॉन्ड कैसा रहेगा? कोवलेंट या सहसंयोजक बंध बनता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में 2 बातें शुरुआत में बताएगी। कठोर अंतर क्रिया में आयनिक बंध बनता है जबकि सॉफ्ट अंतर क्रिया में सहसंयोजक बंध बनता है। इतना बताने के बाद में इस सिद्धांत में क्या बताया गया
कि छोटे आकार वाले जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। तो छोटे आकार वाले जो लिगेंड होते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे छोटे आकार वाले जो धनायन होते हैं उनके साथ में जुड़े, क्योंकि लिगेंड किससे जुड़ रहे हैं, धातु धनायन से जुड़ रहे हैं। तो छोटे आकार वाले जो लिगेंड हैं वो किससे जुड़ेंगे, छोटे आकार वाले धातु धनायनों से। और छोटे आकार वाले धातु धनायन किस में आते हैं, हार्ड एसिड में आते हैं। तो इसमें आता है कि वर्ग ए के जो धातु आयन हैं वो वर्ग ए के लिगेंड से क्रिया करेंगे, और वर्ग बी के धातु आयन हैं वो वर्ग बी के लिगेंड से क्रिया करेंगे। तो ये लिखने के बाद नेक्स्ट इस सिद्धांत में क्या लिखा जाएगा कि छोटे आकार वाले लिगेंड जो वर्ग ए के लिगेंड होते हैं वो वर्ग ए के धातु आयनों के साथ क्रिया करते हैं प्रायिकता से, और बड़े आकार वाले लिगेंड हैं या वर्ग बी के जो लिगेंड हैं वो वर्ग बी के धातु आयनों के साथ में प्रायिकता से जुड़ते हैं। ऐसा लिखा जाएगा। 4 लाइनें होगी सिद्धांत की। उसके बाद देखो इस सिद्धांत के अंदर क्या आया कि इस सिद्धांत के अनुसार एक साइंटिस्ट आया था मिसोनो नाम का एक साइंटिस्ट आया। उसने क्या बताया, इसने आकर के ये बताया कि जो विभिन्न अम्लों की कठोरता होती है, मृदुता होती है, उसको बताने के लिए मिसोनो ने एक समीकरण दी थी। समीकरण रहेगी इसकी माइनस में पी के ए इज इक्वल टू लॉग के इज इक्वल टू ए अक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, ये समीकरण दी थी। ये समीकरण दी थी मिसोनो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये समीकरण दी थी। अब मिसोनो नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये जब समीकरण दी, इसमें हम ये भी कर सकते हैं, इसको प्लस करेंगे तो ये वाला क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस में रहेगा। ठीक है, तो मिसोनो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने विभिन्न अम्लों तथा क्षारों की कठोरता व मृदुता को बताने के लिए एक समीकरण दी जो कि निम्न प्रकार से है। इस समीकरण में जो ये सारे लिखे हुए हैं वो क्या क्या है वो देखो। इस समीकरण में जो कैपिटल के लिखा हुआ है वो मेटल और लिगेंड का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर इसको हिंदी में बोले हम वियोजन स्थिरांक रहेगा। ठीक है, और ये जो ए और बी लिखे हुए ना, ए और बी ये किसके लिए लिखे हुए हैं, यहाँ पे ए और बी है वो लिगेंड के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, और अक्स और वाई जो लिखे हुए हैं यहाँ पे बड़े अक्षर में अक्स और वाई, ये किसके लिए लिखे गए हैं, मेटल आयन या धातु धनायनों के लिए लिखे गए हैं। अब लिगेंड तो क्या होते हैं, बेस होते हैं, इनकी तो होती है क्षारीय प्रकृति, और धातु धनायन होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, तो इनकी क्या रहेगी, एसिडिक नेचर रहेगी। और यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है तो सी के लिए लिखा जाता है कि सी एक कांस्टेंट होता है जिसे लिगेंड के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें लिखा जाएगा कि मिसोनो नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न अम्लों तथा अक्षारों की कठोरता व मृदुता को बताने के लिए एक समीकरण दी। समीकरण लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, इस समीकरण के अंदर जो कैपिटल में के लिखा हुआ है वो एमएल कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट या वियोजन स्थिरांक रहेगा। ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी है वो रहेंगे लिगेंड के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, और एक्स और वाई जो कैपिटल में लिखे हुए हैं वो मेटल आयन या धातु धनायनों के लिए कांस्टेंट रहेंगे। और जो सिंगल सी लिखा हुआ है स्मॉल सी, वो एक कांस्टेंट होता है जो कि लिगेंड के लिए यूज किया जाता है। तो ये रहेगी मिसोनो की समीकरण। अब इस समीकरण से हम किस प्रकार से बताएंगे कि कौन सा एसिड है वो हार्ड है, कौन से वाला सॉफ्ट है। तो देखें एक बार ये समीकरण लिखें। देखें इस समीकरण में, ये समीकरण होगी। उसके बाद देखें इस यहाँ पे जो y है ना, y जो कि मेटल आयन यानी एसिड के लिए दिया गया है, तो y के लिए आता है कि यदि y की वैल्यू 2.8 से कम होती है, इसका मतलब है कि यदि यहाँ पे y की वैल्यू, इस समीकरण से क्या आएगा, इस समीकरण से
क्या लिखेंगे हम, यदि y का मान, y किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, मेटल आयन के लिए, एसिड के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यदि y का मान 2.8 से कम होता है तो वो किस में आएगा, हार्ड एसिड में आएगा। और 2.8 से जितना कम होता जाएगा वैसे वैसे एसिड की जो हार्डनेस है वो बढ़ती जाती है। और यदि y की वैल्यू 3.2 से ज़्यादा रहेगी तो वो क्या रहेंगे, वो सारे के सारे सॉफ्ट एसिड कहलाएंगे। और यदि y की वैल्यू है वो 2.8 से 3.2 इन दोनों लिमिट के बीच में रहेगी तो वो कैसे होंगे, हार्ड सॉफ्ट एसिड होंगे। यानी वो इन दोनों के बीच में रहेंगे, वो हार्ड भी हो सकते हैं और वो वाले सॉफ्ट में भी आ सकते हैं, दोनों के बीच की सीमा रेखा वाले एसिड रहेंगे। तो यहाँ पे इस समीकरण में जो y पैरामीटर लिखा हुआ है वो किसके लिए बताया गया है, धातु आयनों के लिए। धातु आयनों को हम एसिड बोलते हैं। तो यदि इस y की वैल्यू है वो 2.8 से कम रहेगी तब तो वे हार्ड एसिड है सारे के सारे जी, वे सारे के सारे धातु आयन जिनके लिए y की वैल्यू 2.8 से कम होती है वो सारे हार्ड एसिड रहेंगे। और वे सभी मेटल आयन जिनमें y की वैल्यू जिनके लिए 3.2 से ज़्यादा रहेगी वो सारे सॉफ्ट एसिड में आएंगे। लेकिन यदि y की वैल्यू 2.8 से 3.2 इन दोनों लिमिट के बीच में रहेगी तो वो क्या कहलाएंगे, सीमा रेखा वाले अम्ल कहलाएंगे, जो ना हार्ड होते हैं और ना ही सॉफ्ट में आते हैं, दोनों के बीच वाले रहेंगे वो। ठीक है, उसमें देखो उसके बाद में हम इसको एक लाइन में इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, निकाल लिख ली होगी। यानी कि इस पूरे को हम किस प्रकार से लिखेंगे कि ये यहाँ पे y की वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो 2.8, इस साइड चल रहे हैं 3.2, अब 3.2 से इस साइड बढ़ती जा रही है और इस साइड कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे हम क्या लिखेंगे कि इस साइड चलने पर हार्डनेस इंक्रीज होती जा रही है, y की वैल्यू जितनी कम होगी कठोरता उतनी ज़्यादा होगी। इस साइड चले तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ में सॉफ्टनेस भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सॉफ्टनेस और इंक्रीज हो रही है। और 2.8 और 3.2 के जो बीच वाले जो हैं जिनके y की वैल्यू 2.8 से 3.2 के बीच वाली होती है वो हार्ड सॉफ्ट दोनों में आते हैं। यानी उसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये हार्ड है ये सॉफ्ट है, दोनों ही प्रॉपर्टी रहेंगी उनके अंदर। तो ये होता है कि y की वैल्यू से हम किस प्रकार से हार्डनेस और सॉफ्टनेस का डिटर्मिनेशन या निर्धारण कर सकते हैं। लिखें इसको। उसके बाद देखें एसिड के लिए तो आ गया, y पैरामीटर से हम डिटर्मिनेशन इसका कर सकते हैं। अब ये जो b आया था ना, b पैरामीटर, b किसके लिए लिखा था हमने, लिगेंड के लिए, और लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो b की वैल्यू जैसे 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 b की वैल्यू इस साइड चल रहे हैं तो b की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। उसके साथ साथ में हार्डनेस क्या होती जा रही है, इसको ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जैसे ये b की वैल्यू है इस साइड जाने पे ये कम हो रही है और इस साइड जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इस साइड चलने पे ये डिक्रीज हो रही है। तो जिस साइड में b की वैल्यू, b किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, लिगेंड के लिए, और लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे b की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि b की वैल्यू कम होने के साथ साथ में जो हार्डनेस होती है इनकी वो इंक्रीज होती जाती है। यानी b की वैल्यू के हार्डनेस अपोजिट में रहेगी और जैसे जैसे b की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे सॉफ्टनेस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा लिगेंड क्या रहेगा, कठोर रहेगा, और b की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लिगेंड उतना ही क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। तो इस प्रकार से हम कैपिटल Y और स्मॉल b की वैल्यू है उसके द्वारा जो एसिड और बेस हैं या धातु आयन और लिगेंड है उनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस है उनकी व्याख्या कर सकते हैं।
इसके अलावा जो मेटल्स के लिए अक्स की वैल्यू थी, कैपिटल अक्स, जो कि मेटल्स आयन के लिए यूज किया गया था, और मेटल्स आयन को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो अक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में क्या बढ़ती जाएगी, इनकी हार्डनेस है वो बढ़ती जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि इसमें आ गया मैग्नीज का +2 आयन, आयरन का +2 आयन, कोबाल्ट का +2 आयन, निकल का +2 आयन और कॉपर का +2 आयन। तो इन 3D श्रेणी की जो ये धातुएं हैं, इन धातुओं में ये क्या बढ़ती जा रही है, हार्डनेस है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस साइड चलने पर इनकी हार्डनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप वाई वाला पैरामीटर एसिड या धातु आयनों के लिए, और स्मॉल पी वाला पैरामीटर है वो लिगेंड या बेस के लिए, ये दो याद रख लेना। ये सब किसमें बताया गया था, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंदर बताया गया था। उसके बाद जो सेकंड थ्योरी है वो देखें आप, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बाद में सेकंड रहेगा आपका पाई बॉन्डिंग का सिद्धांत। ये जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी ना, वो तो हार्ड और सॉफ्ट दोनों के लिए दी गई थी कि हार्ड कॉम्प्लेक्स बने चाहे सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स बने। लेकिन जो सेकंड इसकी थ्योरी थी, पाई बॉन्डिंग की जो थ्योरी थी, वो दी गई थी, साइंटिस्ट था एक चेट, वही चेट जिसने सबसे पहले लिगेंड और धातु आयनों का वर्गीकरण किया था, वर्ग ए और वर्ग बी के धातु आयनों में। 3 साइंटिस्ट थे, उसमें एक का नाम क्या था, चेट था। इसी ने क्या दिया था, पाई बॉन्डिंग का सिद्धांत दिया था। किसके लिए दिया गया था, वे कॉम्प्लेक्स जो कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बने हुए होते हैं। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से, सॉफ्ट एसिड प्लस में सॉफ्ट बेस से मिलकर बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर ए और बी के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, फिर भी ये संकुल अधिक स्थायी होते हैं। हमने बोला था सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो चाहे हार्ड हार्ड इंटरेक्शन हो, दोनों ही प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, स्थायी होगा। अब हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होगी, उसमें तो हम मान लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इस कारण से ये संकुल स्थायी है। लेकिन सॉफ्ट सॉफ्ट की जो आपस में इंटरेक्शन होगी एसिड और बेस की, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें ए और बी के बीच में बॉन्ड रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड रहेगा। तो इस कोवलेंट बॉन्ड के कारण ये संकुल कैसे स्थायी हो सकता है, क्योंकि अकेले कोवलेंट बॉन्ड के कारण से तो कोई संकुल स्थायी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे संकुलों की जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बने हुए होते हैं, उन संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए चैट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने पाई बॉन्डिंग का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में क्या बताया इसने, चैट ने, कि जो सॉफ्ट एसिड होते हैं ना, उन सॉफ्ट एसिड के अंदर भरे हुए कक्षकों के साथ साथ में रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं, और जो ये सॉफ्ट बेस होते हैं इनके पास में भरे हुए कक्षकों के साथ साथ में रिक्त कक्षक भी प्रेजेंट होते हैं। अब रिक्त कक्षक प्रेजेंट होंगे तो वो सॉफ्ट बेस होगा, तो ये कक्षक इस धातु इस लिगेंड के साथ में दुर्बलता से बंधे हुए होंगे। दुर्बलता से बंधे हुए होंगे तो इसमें क्या आएगा कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया इस कॉम्प्लेक्स में। क्योंकि जो लिगेंड होता है क्षार, वो इलेक्ट्रॉन देगा, धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। धातु आयन एसिड होता है, लिगेंड है वो बेस होता है। अब इसके साथ साथ में केंद्रीय धातु परमाणु के पास में रिक्त कक्षक के साथ साथ भरे हुए कक्षक भी होंगे। इस भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन है वो जब लिगेंड कैसा है, यहाँ पे सॉफ्ट लिगेंड है, केवल सॉफ्ट लिगेंड के अंदर ही इस प्रकार की प्रोसेस है वो होगी। सॉफ्ट लिगेंड होगा यहाँ पे जिसका आकार बड़ा होता है, वो होता है सॉफ्ट लिगेंड। जब धातु आयन से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे साथ में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। और ये पाई बॉन्ड बनने के कारण से ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन में बनता है, इसमें धातु और लिगेंड के बीच में दो प्रकार के बॉन्ड बनेंगे। ये वाला सिग्मा सह संयोजक बंध बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड की डायरेक्शन इससे अपोजिट रहेगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लिगेंड दे रहा है, एसिड ग्रहण कर रहा है, जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एसिड दे रहा है और ये जो बेस है, सॉफ्ट बेस है, वो ग्रहण कर रहा है। तो दो बॉन्ड बन गए ना इसके बीच में। अकेले कोवलेंट बॉन्ड से इस संकुल का स्थायित्व नहीं होता है। ऐसा चेट ने बताया था कि सिग्मा या कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ में सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन में
संकुल बनेगा उसमें एसिड और बेस के बीच में इस कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ में पाई बॉन्ड भी बनता है। इस पाई बॉन्ड के कारण से ही सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन में बनने वाले जो संकुल होते हैं उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। अब पाई बॉन्ड बन गया, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या रखा गया, पाई बॉन्डिंग थ्योरी या पाई बंधन का सिद्धांत है वो रखा गया था। आगे समझ में? तो चैट ने दिया था ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होती है उसमें बनने वाले संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए दिया गया कि अकेले कोवलेंट बॉन्ड से इनका स्थायित्व नहीं हो पाता। तो थेट ने क्या बताया था कि इसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ में पाई बॉन्ड भी बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा तो दो बॉन्ड बन गए, तो इन संकुलों का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। ये था इसका सेकंड सिद्धांत। लास्ट रहेगा इसके अंदर थर्ड थ्योरी, पिटजर थ्योरी। ये भी सॉफ्ट सॉफ्ट वालों के लिए दिया गया था। जो पिटजर वाली थ्योरी थी, थर्ड थ्योरी है इसके अंदर। पिटजर का जो सिद्धांत है, ये पिटजर नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था। और इस सिद्धांत के अंदर भी इसने क्या बताया कि जो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होती है, यानी सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं, उस इंटरेक्शन में इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है या कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस दोनों की ध्रुवणता पर निर्भर करता है। ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी इनके बीच का बॉन्ड उतना ही क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो पिटजर सिद्धांत में क्या लिखा जाएगा कि यह सिद्धांत भी सॉफ्ट सॉफ्ट या मृदु मृदु अंतर क्रिया के लिए दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो इन सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की ध्रुवणता पर निर्भर करता है। और हम जानते हैं कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की ध्रुवणता जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि सॉफ्ट एसिड भी कौन से होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, सॉफ्ट बेस भी कौन से होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है। और जिनका साइज बड़ा होता है फायंस के नियम के अनुसार उनकी ध्रुवणता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इन दोनों के बीच का जो बल होगा, इंटरेक्शन होगा, वो इन दोनों की ध्रुवणता पर निर्भर करेगा। ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होगा और इनके बीच का बॉन्ड भी उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और सॉफ्ट एसिड तथा सॉफ्ट बेस दोनों की ध्रुवणता क्या होती है, अधिक होती है। ये थे तीन सिद्धांत जो कि एसिड और बेस की जो आपस में इंटरेक्शन होती है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके स्थायित्व को बताने के लिए दिए गए थे। इसके बाद का जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।